नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीलम के पति गुजर गए। कुछ दिनों के बाद वो अपने भाई के पास मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उसके भाई ने मदद करने से साफ मना कर दिया। तो वो नाराज होकर अपने घर वापस आ गई। अब वो रोज अपने बच्चे के लिए एक दुकान से मुफ्त में दूध लेकर आने लगी, लेकिन बदले में वो उस दुकानदार के घर जाती थी। एक दिन जब उसके भाई को उसकी याद आई तो वो उसे मिलने के लिए उसके घर चला गया, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि वो दुकानदार के घर में रहती है, वो गलत काम करती है। गुस्से में आके उसका भाई उस दुकानदार के घर चला गया जहां उसकी बहन नीलम रहती थी, मगर सामने का नज़ारा देखते ही उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बहन वहां उस दुकानदार के सामने नीलम अपनी 6 महीने की बेटी को लेकर अपने भाई के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। 15 दिन पहले उसके पति का देहांत हो गया था। 15 दिन तक तो उसे आस पड़ोस के लोग खाना खिला रहे थे, साथ में कुछ पैसे भी देकर जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी छोटी बच्ची दूध के लिए लगातार रोती जा रही थी। अपनी किस्मत से थकी हारी नीलम आज अपना झोला उठाकर अपने भाई के घर पहुंच गई थी। नीलम का भाई बहुत बड़ा पैसे वाला था। उसने शानदार हवेली बनाई थी और उस हवेली के बाहर सबसे महंगी कार भी खड़ी थी। हवेली का दरवाज़ा खुला और उसका भाई अपनी बीवी के साथ बाहर आ गया और अपनी बहन को देखते ही कहने लगा, क्या हुआ नीलम, इतनी शाम गए तू कपड़े के बैग के साथ यहाँ क्यों आई है? अपने भाई की बातें सुनकर बेचारी नीलम शर्मिंदा हो गई और बोली, भैया, रहने के लिए अब मेरे पास कोई दूसरा घर भी नहीं है। कमाने वाला तो हमें इन हालातों में छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्ची को कैसे पालूं पोसूं, तुम ही बताओ। इतना कहकर नीलम फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन भाई कुछ बोलने से पहले ही नीलम की भाभी बोली, अगर संभाले नहीं चाहते तो बच्चों को जन्म ही क्यों देते हो? क्या हमने तुम्हारी बेटी को संभालने का ठेका ले रखा है? इधर हमारे खुद के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से पूरे होते। खुद के पति को तो खा गई, अब क्या मेरा भी संसार उजड़ने चली आई हो क्या? अपने भाभी के ये शब्द सुनते ही उसका दिल टूट चुका था। उसे मालूम था कि अगर भाभी ने अपने घर में पनाह नहीं दी तो भाई उसे एक कदम भी अपने घर में रखने नहीं देगा। और हुआ भी वही। उसके भाई ने गर्दन झटकते हुए कहा, मेरे घर में पहले से ही जगह कम है, बच्चों के लिए अलग अलग कमरे हैं, ऐसे में तुमको कहाँ रखूं? इसलिए तुम वापस अपने घर चले जाना, आगे का मैं देख लेगा, और कभी कभार तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। पूरी दुनिया की औरतें कमा के खाती है, तो क्या तू नहीं कमा के खा सकती है? तुझे घर में बैठे बैठे पैसे मिलने के लिए क्या तुम सबसे अलग हो क्या? भाई की बातें सुनकर नीलम फिर से रो पड़ी थी और बोली, भैया, भगवान के लिए मुझे घर के अंदर आने दो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन जो मुझे सहारा देगा? इस छोटी सी बच्ची को घर पर रखकर मैं काम पर कैसे जाऊं? उसे कहाँ रखूं? नीलम के कहने पर तो उसके भाभी के माथे पर तो बल पड़ गए। उसने अपने पति को पीछे हटाया और खुद आके आकर बोली, मेरे घर पर जरा भी नज़र मत रखना, हम खुद अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाल पाते हैं। अगर तुझे अपनी बच्ची को संभालना इतना मुश्किल लग रहा है तो जा, उसे किसी अनाथ आश्रम में जाकर फेंक कर चले आना, और फिर जहाँ मर्जी करे वहाँ चले जाना, लेकिन दोबारा इस घर के दहलीज पर कदम भी मत रखना। इतना कहकर उसके भाभी ने नीलम को धक्का दे दिया। लेकिन दुख की बात यह थी कि नीलम का भाई ये सब खुली आंखों से देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। नीलम अपनी भीगी आंखों के साथ अपनी बच्ची को सीने से लगाते हुए अपने भाई के चौखट के पास से पीछे घूम गई थी। नीलम के पति जब जीवित थे तभी भी उनके हालात कुछ ठीक नहीं थे, पर अभी तो 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसकी छोटी बच्ची भी भूख से तड़प रही थी। घर का भाड़ा भी सिर पर था, लेकिन नीलम के पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। जब बहुत देर तक बच्ची शांत ना हुई तो नीलम ने अपना पल्लू भिगाया और बूंद बूंद पानी उसके मुंह में गिराने लगी। शुरुआत में बच्ची को भी लगा कि दूध की बोतल है जिससे बच्चे दूध पीते हैं, इसलिए वो कुछ देर तक उसे पीने का प्रयास करने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से ज़्यादा रोने लगी। नीलम को अपनी बच्ची की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। थक हार के वो घर से बाहर निकल आई। घर के थोड़ी सी दूरी पर ही एक दूध की बड़ी डेयरी थी।
जब उसका पति था तब वो उसी डेयरी से दूध लेकर आता था। नीलम उस डेयरी में चली गई। दुकान के गले पर बैठे बड़े सेठ राजेश ने नीलम को सिर से पांव तक निहारते हुए बोला, बोलो कितने का दूध चाहिए? ये सवाल सुनते ही नीलम ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया और बोली, सेठ मेरे पास पैसे नहीं है, पर घर पर मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। अगर उसके लिए थोड़ा सा दूध दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नीलम की बात सुनकर वो सेठ उसकी तरफ देखते ही रह गया और फिर बाद में वो कुछ ऐसा बोला कि नीलम सिर से लेकर पांव तक थर थर कांपने लगी और 2 कदम पीछे हट गई। राजेश सेठ हंसने लगा और बोला, अगर तू ऐसा नहीं कर सकती तो तुझे दूध भी नहीं मिलेगा। चल निकल जाओ यहाँ से, और जहाँ से तुझे दूध लेना है वहाँ से दूध ले लेना। उस सेठ की बातें सुनते नीलम लाचार होकर फिर से रोने लगी, क्योंकि वो अपनी भूख से तड़पती हुई बच्ची को घर पर छोड़कर आई थी। इसलिए वो दूध लिए बिना घर पर जा भी नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी वो राजेश सेठ की बात के लिए तैयार हो गई। राजेश सेठ अलग ही अंदाज में मुस्कुराया और दूध को नीलम के हवाले कर दिया और बोला, आधे घंटे में वापस चले आना। उसकी ये बात सुनकर वो मरे हुए कदमों से दूध लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने दूध को गर्म किया और ठंडा होते ही उसे दूध की बोतल में डाल दिया और अपनी बच्ची को पिला दिया। दूध पीते ही बच्ची शांति से सो गई, लेकिन नीलम की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि सेठ ने दिया हुआ टाइम शुरू हो चुका था। उसने दिल पे पत्थर रखते हुए अपनी बच्ची को उठाया और अगले पल वो उस राजेश सेठ के बड़े घर के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा खुला और वो अंदर चली गई। अब नीलम रोज ही दूध लेने के बाद उस डेयरी वाले के घर जाने लगी। कुछ दिनों तक आस पड़ोस के लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में लोग उस पर नज़र रखने लगे। नीलम उस दिन किचन में खाना बना रही थी और उसकी बच्ची बाहर आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटकर खेल रही थी। तभी रीना मौसी उसके घर में दाखिल हो गई। रीना मौसी सारे मोहल्ले में जासूस मौसी के नाम से चिर परिचित थी। रीना मौसी सिर से लेकर पांव तक नीलम को गौर से देखते हुए बोली, अरे वाह, क्या बात है, नई नई साड़ी पहनी है। अभी तुम्हारे पति को गुजरे कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तू ये धंधे करते हुए घूम रही है। आखिर में चक्कर क्या है तेरा? रीना मौसी की ये बातें सुनकर नीलम बुरी तरीके से डर गई और बोली, आप ये क्या बोल रही है रीना मौसी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साड़ी मुझे किसी ने दी है। नीलम की ये बात सुनकर रीना मौसी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ, हम सबको सब कुछ पता है कि साड़ी तुझे किसने दी है। और फिर गैस पर रखे कढ़ाई में झांकते हुए बोली, ओहो, पनीर बन रहा है? तेरे पास तो दूध लेने तक के पैसे नहीं थे, तो अब ये पनीर कहाँ से आया? रीना मौसी फिर से शक भरी नज़रों से नीलम को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी और नीलम डर के मारे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इतने में उसकी बच्ची रोने लगी तो नीलम ने उसे गोद में उठा लिया और उसे शांत करने लगी। तो अचानक रीना मौसी बोली, मुझे लग रहा है तेरी बेटी को भूख लगी है। चल वो सब काम छोड़ दे और उस सेठ के घर चले जाना, तुझे उधर से ही मिलता है ना ये दूध और ये सब कुछ। रीना मौसी की बातें सुनकर नीलम हक्का बक्का रह गई थी, लेकिन जवाब में वो कुछ बोलने से पहले ही रीना मौसी उसके घर से बाहर निकल गई थी। बाहर निकलते उसने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी कि नीलम नई नई साड़ी पहनकर पनीर की सब्जी बना रही थी। इसका मतलब है कि अब उसके हालात बदल गए हैं, पर खुद तो वो कुछ भी तो कमाती ही नहीं है। तो फिर कौन है जो उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का मौका दे रहा है? सारे मोहल्ले में ये बातें धीरे धीरे होने लगी थी। रोज़ कोई ना कोई नीलम के घर पर आता था और उससे उल्टे सीधे सवाल पूछता रहता था। इन सवालों से अब नीलम थक चुकी थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। अगर वो किसी के पास मदद मांगती थी तो सब पीछे हट जाते थे। सबसे थक हार के उसे अब वही विकल्प चुनना पड़ रहा था। वो डेयरी पर जाती थी और सेठ जी से दूध लेती थी और बदले में वो उसे वही कहता था जो उसने पहले दिन कहा था। मन में ना होते हुए भी नीलम मजबूर होकर सेठ जी के घर जाती थी, लेकिन नीलम के भैया और भाभी के कानों तक ये खबर नहीं पहुंची थी। मगर नीलम के पिताजी, जो कि मजबूरी में अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे, उन्हें खबर लग गई कि नीलम रोते हुए अपने भाई के पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन वो घर के दरवाजे से ही खाली हाथ वापस लौट गई थी। नीलम के पिताजी बहुत बेचैन हो गए थे।
नीलम के पिताजी ने यानी कि सूरज जी ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की थी। बेटा, तू नीलम को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। उसका पति भी अब इस दुनिया में नहीं है और अभी उसकी उम्र ही क्या है। ऐसे में ये समाज उसके जैसे औरत को अकेले जीने नहीं देगा। पता नहीं वो अब किस हालात में जी रही होगी। कमाने वाला तो गुजर गया, उसका तो खुद का घर भी नहीं है। वो तो भाड़े के घर में रहता था। उस रमेश को इस दुनिया से जाके 3 महीने पूरे हो गए और तुमने अपने बहन की कोई खबर ही नहीं ली है। अपने ससुर की बातें सुनते ही नीलम की भाभी बोली, हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी जवान है और अभी तक उसके हाथ पांव भी सलामत है, कमा के खाएगी। अब हम अपने बच्चों का खर्च संभाले कि आपके नखरे उठाए और ऊपर से तुम्हारी बेटी को भी पाले। मैं एक काम करती हूँ, बाहर एक अनाथ आश्रम का कोई बोर्ड ही लगा देती हूँ और साथ में ये भी लिख देते हैं कि जिस किसी का भी रहने का ठिकाना नहीं है वो यहाँ आकर रह सकता है, क्योंकि हमारे पास मुफ्त का पैसा है ना। अपने बहू की इस तरह की बातें सुनकर सुरेश जी चुप हो गए और उनका लड़का आदेश चुपचाप अपनी बीवी का चलता हुआ मुंह ताक रहा था। उसे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके बीवी ने उसके पिताजी का कितना बड़ा अपमान किया था। सुरेश जी दिल पे पत्थर रखकर चुप हो गए। अगर वो मजबूर ना होते और चलते फिरते होते तो कब के अपनी बेटी की पूछताछ के लिए चले गए होते। उनकी मजबूरी ये थी कि वो व्हील चेयर पर थे। एक दिन सुबह के समय पर नीलम अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर आई और जल्दबाजी में अपने घर के सारे काम खत्म करने लगी थी, क्योंकि उसे राजेश सेठ के घर जाना था। अभी वो काम ही कर रही थी कि मोहल्ले की 3-4 औरतें उसके घर में घुस गई। नीलम उनको देखकर बुरी तरीके से डर गई, लेकिन वो तो सहज अंदाज में बातें करने लगी। अब नीलम टेंशन के मारे बार बार घड़ी देख रही थी, क्योंकि सेठ जी ने दिया हुआ समय खत्म होने को आया था और समय रहते हुए नीलम को राजेश सेठ के घर पहुंचना जरूरी था। मगर वो औरतें उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनमें से एक औरत बोली, क्या हुआ नीलम, बहुत टेंशन में लग रही हो, तुम्हें कहीं बाहर जाना है क्या? उस औरत का सवाल सुनकर नीलम बेबस होकर उंगलियां मरोड़ने लगी, क्योंकि वो उन्हें बता भी नहीं सकती थी और छुपा के भी नहीं रख सकती थी। इतने में उनमें से दूसरी औरत बोली, अरे तुम्हें पता नहीं क्या, रोज इतने समय पर वो राजेश सेठ के घर चली जाती है। वहाँ उसका बहुत ज़रूरी काम होता है। बेचारी उसी काम के भरोसे पे ही तो जी रही है और अपने बच्ची को पाल रही है। तुम्हें दिखता नहीं क्या, घर में कितनी नई नई चीज़ें आ रही है। कोई तो है जो इस पर मेहरबान है। उस दूसरी औरत की बात पर सब ने हाँ में गर्दन हिला दी और नीलम लगातार घड़ी की ओर ताकती जा रही थी। अब नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन औरतों की बातों का उस पर रत्ती भर का भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसको बस इस बात का डर था कि अगर सेठ ने बताए हुए समय पर वो ना पहुंच पाई तो क्या होगा। अचानक वो उठी और औरतों को कहने लगी, तुम लोग फिर कभी आ जाना, अभी मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है। नीलम की बात सुनकर वो औरतें अजीब अंदाज में हंसने लगी और बोली, हाँ बहन, हमें पता है हम तुम्हारे धंधे में रोड़ा बन रहे हैं, पर यह गलत काम इस मोहल्ले में रहकर तुम नहीं कर सकती। और अगर तुम ये बेशर्मी वाला काम करना ही है तो तुम्हें ये मोहल्ला छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा। आज ही हम अपने पतियों से बात करेंगे। ये मोहल्ला इज्जतदार लोगों का है, तुम्हारे जैसे धंधा करने वाली औरत का नहीं है। भगवान से तो डर, तुम्हारे पति को गुजरे हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और तुम्हें तुम्हारी जवानी संभाले नहीं जाती क्या? वो औरतें बातें करते करते बाहर निकल गई थी, लेकिन नीलम का मन बुरी तरह से नाराज हुआ था। उन औरतों की बातों ने मानो जैसे उसे पाताल में ही धकेल दिया था। वो उधर ही आंगन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसके पास इतना समय भी नहीं था। घड़ी में समय देखते ही डर के मारे वो उठकर खड़ी हो गई। अगर 1 मिनट भी देरी हो जाती तो उसके साथ अच्छा ना होता। तुरंत उसने अपनी बच्ची को उठाया और घर के बाहर निकल गई। सेठ के घर पहुंचते दरवाजे पर खड़ी होकर बार बार बेल बजाने लगी। बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुला। नीलम बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। उस दिन रात को नीलम बहुत टेंशन में आकर चारपाई पर लेटी हुई थी, क्योंकि आज जब वो वापस आ रही थी तब रास्ते में मोहल्ले के कुछ आदमी उसे देखकर सीटी बजा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अब इस नीलम का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन जब नीलम राजेश सेठ की डेयरी पर जाने लगी और जब गली में मुड़ गई तभी अचानक बुरी तरह से डर गई,
क्योंकि उस गली में रहने वाला राकेश मुंह में सिगारेट दबाकर खड़ा था। जैसे नीलम उसके पास से गुजरने लगी वैसे उसने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, किधर जा रही हो? सेठ के घर जाने की तुम्हें इतनी जल्दी होती है कि तुम दूसरों की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखती हो। अरे हम भी इस रास्ते में खड़े होते हैं, जरा हमें भी तो कभी देखा करो। उसके इस अचानक से हुए बर्ताव से नीलम सिर से पांव तक थर थर कांपने लगी और हिम्मत करके बोली, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे मेरी बच्ची के लिए दूध लेने के लिए जाना है, मुझे देर हो रही है, वहाँ मेरी बच्ची भूखी है। नीलम की बात सुनकर राकेश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सच सच बताओ, बच्ची भूखी है या फिर तुम भूखी हो? बच्ची के लिए दूध के नाम पर खुद का धंधा चला रही हो? पूरा मोहल्ला जानता है कि राजेश सेठ कैसा आदमी है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? धन दौलत जेवर पैसे ये सब लेने के लिए तू वहाँ जाती है ना? तेरी जैसी जवान लड़की पर मैं ये सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ। राकेश का बात करने का अंदाज और आवाज़ दोनों गलत थे, इसलिए नीलम बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरी बच्ची घर पर रो रही है, मुझे उसके लिए दूध लेकर जाने दो। इतना कहकर नीलम जोर जोर से रोने लगी। तभी राकेश का मूड खराब हो गया और उसने उसका हाथ जोर से दबा दिया तो नीलम की मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी और उसने एक जोरदार धक्का देकर राकेश को दूर धकेल दिया। राकेश नीलम के लिए अनाप शनाप बकने लगा और वो झट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नीलम ने ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और राकेश की तरफ फेंक के मारा। पत्थर नुकीला होने के कारण उसके सिर से लगते ही खून निकलने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से नीलम को अनाप शनाप बकने लगा। वो नीलम को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए नीलम अपने घर की ओर भाग निकली। घर पे पहुंचते ही उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी फूली हुई सांस पर काबू पाने का प्रयास करने लगी। आज वो बहुत ही बुरी तरह से डर गई थी। उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी और आज वो उसके लिए दूध भी लेकर ना आ पाई थी। नीलम को फिर से घर के बाहर निकलने के लिए डर लग रहा था। वो दीवार पर सिर रखकर रोने लगी थी। अपने पति की याद तो उसे आ ही रही थी, मगर रह रहकर उसे इस बात का दुख हो रहा था कि काश उसके भाई ने अपने घर में रहने का उसे सहारा दिया होता तो उसे ये सब न सहना पड़ता। पता नहीं वो कितने देर वहाँ पर बैठकर रो रही थी, पर बच्ची के रोने की आवाज़ सुनते ही उठकर खड़ी हो गई, लेकिन अभी भी बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने बच्ची को उठाया और गोद में लेकर उसे इधर से उधर घुमाने लगी ताकि वो शांत हो जाए। सेठ के घर जाने का समय भी नज़दीक आ रहा था। नीलम को पता था कि अगर वो एक दिन भी सेठ के घर नहीं गई तो उसे क्या सहना पड़ेगा। आखिरकार मजबूरी में कुछ समय बाद वो अपने घर से बाहर निकल गई। बाहर किधर भी राकेश नज़र नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी में राजेश सेठ की डेयरी पर पहुंच गई। तब राजेश सेठ बोले, क्या हुआ, आज बहुत देर कर दी आने में? तुम्हें पता भी है क्या समय हो रहा है? तो अब तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। राजेश सेठ की बात सुनकर नीलम डर गई और बोली, माफ़ करो सेठ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसने एक दूध की थैली ली और फिर अपने घर आ गई। बच्ची को बोतल में दूध डालकर दे दिया। तब जाकर वो शांत हो गई और जल्दी ही सो गई। तभी नीलम ने अपनी बच्ची को उठाया और बाहर निकल गई। अब वो सीधा राजेश सेठ के घर की ओर जा रही थी। आज मोहल्ले में रोज के मुकाबले ज़्यादा भीड़ थी। हर एक आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। कोने में खड़ी औरतें भी उसकी तरफ ध्यान से देख रही थी, लेकिन वैसे भी नीलम को बहुत देर हो गई थी, इसलिए उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और जाकर राजेश सेठ के घर की डोरबेल बजा दी और दरवाज़ा खुलते ही अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर खड़े आदमी और औरतें ने ये सब देख लिया तो वो अपनी गर्दन हिलाने लगे। इस नीलम का कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसने तो अपने मोहल्ले को गटर बना कर रख दिया है। ये कुछ आदमी लोग थे जो कोने की चाय की टपरी पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। उनमें राकेश भी शामिल था। अगर ऐसी औरत अपने मोहल्ले में रहेगी तो अपने घर की औरतें भी बिगड़ जाएगी और वो यही काम धंधा शुरू कर देगी। अच्छा यही होगा कि इस नीलम को धक्के मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। राकेश ने लोगों को पूरी तरह से भड़काया था और सभी लोगों ने यह फैसला कर लिया कि नीलम को धक्के मारकर उसके घर से निकाल ही देंगे, और इन लोगों में नीलम का घर मालिक भी शामिल था। अब जब वो इस बात से सहमत था तो अब वो उस घर में कैसे रह सकती थी। हालांकि इन सभी बातों की नीलम को थोड़ी सी भी खबर नहीं थी। नीलम के भाई का घर दूसरे शहर में था, इसलिए ये खबर अभी तक उसके भाई तक नहीं पहुंची थी। लेकिन नीलम के पिताजी सुरेश जी बहुत टेंशन में थे।
वो जब भी सो जाते तो उनको सपने में उनकी बेटी रोती हुई नजर आती थी। एक दिन उनके धीरज ने जवाब दे दिया। उस समय उनकी बहू मायके गई हुई थी, इसलिए अपने बेटे के साथ बात करने के लिए ये उनके पास अच्छा मौका था। वो अपने बेटे को बोले, बेटा तुम कितने निर्दयी हो। भले ही तुमने अपने बेवा बहन को घर में जगह नहीं दी हो, लेकिन तुम उसके घर जाकर उसके तबीयत की पूछताछ तो कर सकता है ना, कुछ पैसे उसके खर्चे के लिए दे सकता है। पिताजी की बात सुनकर आदेश ने गर्दन हिला दी और बोला, मेरे पास फिजूल का खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मैं उसके घर क्यों जाऊं? उसकी बातें सुनकर सुरेश जी की आंखों में पानी आ गया था। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब टटोली और उसमें से कुछ 100 के नोट निकालकर अपने लड़के के हाथ में देते हुए बोले, अगर मुझसे मुमकिन होता तो मैं खुद उसके घर जरूर चला गया होता, लेकिन तुम जाकर मेरी बच्ची को ये पैसे देकर आ जाना। हो सकता है उसे इसकी बहुत ज़रूरत हो। उसने वो पैसे ले लिए तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने उसमें कुछ भी पैसे नहीं मिलाए और वो 400 रुपये जेब में डालकर गुस्से से घर से बाहर निकल गया। नीलम का घर दूसरे शहर में था, फिर भी आदेश कार लेकर जाने के बजाय मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे वो नीलम के मोहल्ले में पहुंच गया तो वहाँ दुकान पर बैठे 4-5 लोग अचरज से उसकी तरफ देखने लगे। अरे ये तो उसी नीलम का भाई है जिसने हमारे इलाके को खराब करके रखा हुआ है। एक आदमी के शब्द नीलम के भाई के कानों पर पड़े। अब अचरज में पड़ने की बारी उसकी थी। उस आदमी ने नाम तो उसके बहन का ही लिया था, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और सीधा अपने बहन के घर पहुंच गया। देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आदेश को टेंशन आ गया। वो आजू बाजू देखने लगा। नीलम के कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं रहते थे। ऐसे में वो कहाँ गई होगी? वो अब इसी सोच में था कि इतने में पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, क्या हुआ भाई, इधर क्यों खड़े हो? इस समय तो तुम्हारी बहन अपने धंधे पर होती है, तुम गलत समय पर इधर आ गए हो। वो कुछ घंटों के बाद वापस आती है, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। उस राकेश की इन बातों पर आदेश का दिमाग घूम गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास करते हो, मेरी बहन ऐसी नहीं है। उसकी बात सुनकर राकेश जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ खड़े 4 लड़के भी हंसने लगे। तभी राकेश फिर से बोला, अरे भाई तुम आज आए हो, हम लोग तो रोज ये तमाशा देख रहे हैं। तेरे बहन के घर कोई भी कमाने वाला नहीं है, लेकिन वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। वो रोज राजेश सेठ की डेयरी से फोकट में दूध लेकर आती है और उसके बदले में वो कई घंटे उसके घर पर गुजार के आती है। अभी वो वहाँ पूजा पाठ तो नहीं करने जाती है ना? ये बात सुनकर वो लड़के फिर से हंसने लगे, लेकिन नीलम के भाई आदेश का खून खौल गया। उसके गाल गुस्से से लाल हो गए और वो बोला, किधर है राजेश सेठ का घर? मुझे अभी के अभी वहां लेकर चलो। सब लड़के अब राजेश सेठ के घर का रास्ता दिखाने लगे और थोड़ी देर में वो लड़के आदेश को राजेश सेठ के घर लेकर पहुंच गए थे। राजेश सेठ का घर बहुत बड़ा था। अंदर से नौकरों के काम करने की आवाज़ आ रही थी। घर का दरवाज़ा भी खुला ही था। आदेश ने ना आगे देखा न पीछे और दरवाज़ा खोलकर सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया। गुस्से में आकर उसने मन में ये ठान लिया था, अगर अंदर नीलम दिखाई दी तो उसका खून कर देगा। उसे तो बस इतना मालूम था कि उसकी बहन गलत काम कर रही है और उसकी वजह से उसकी इज्जत पर दाग लग गया था। राजेश सेठ के घर में कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आदेश के पीछे पीछे मोहल्ले के कुछ और लोग भी अंदर आ गए थे। वो भी सब इसी सोच में थे कि कुछ भी हो जाए, आज नीलम को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। मोहल्ले के लोगों का सेठ के ऊपर भी बहुत गुस्सा था और वो उनकी अमीरी पर चलते थे, इसलिए उन सब का आज पक्का इरादा हो गया था कि आज राजेश सेठ और नीलम को रंगे हाथ पकड़ लेंगे और उन दोनों को पत्थर से मार मार कर बेहाल कर देंगे। तभी आदेश की नज़र नीलम के चप्पल पर पड़ी जो राजेश सेठ के कमरे के बाहर पड़ी थी। उसे देखकर आदेश अचंभित हो गया। अरे तो राजेश सेठ का कमरा लगता है और लगता है पक्का अंदर तुम्हारी बहन होगी। राकेश ने आदेश को और भड़काया तो उसका खून खौल गया और आगे जाकर उसने एक जोरदार लात दरवाजे पर दे मारी तो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसके कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। सिर्फ आदेश के ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी हक्का बक्का होकर खड़ा था। उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। नीलम सामने खड़ी दिख रही थी,
लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई की तरफ देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भैया अचानक से इस तरह यहाँ पहुँच जाएंगे। नीलम बेड पर बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। बेड पर कोई तो सोया हुआ था। वो एक बूढ़ी औरत थी जो कि राजेश सेठ की माँ थी, जो कई सालों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। पैरालाइज की वजह से उसका एक हाथ और एक पाँव काम नहीं कर रहा था। और इस समय नीलम उसको चम्मच से दाल का पानी पिला रही थी। राजेश सेठ की माँ के साफ सुथरे कपड़े देखकर लग रहा था कि नीलम ने उसको नहलाकर अभी अभी नए कपड़े पहनाए हैं। नीलम हैरान हो गई थी कि उसका भाई ऐसे बिना बताए कैसे पहुंच गया था, और वो भी सीधा राजेश सेठ के घर के अंदर कैसे दाखिल हो गया था। अब आदेश को अंदाजा हो गया था कि नीलम के बारे में जो कुछ भी उसे बताया गया था वो सब झूठ था। उसने पलटकर वहां पर मौजूद लोगों की तरफ देखा तो वो भी सब शर्मिंदगी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। और तभी राजेश सेठ भी अपने कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने जब सबको एक साथ वहां खड़े देखा तो वो भी अचंभित हो गए और बोले, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो और बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुस गए? ये आखिरी वाली बात जब राजेश ने आवाज़ चढ़ा के पूछी तो राकेश की जुबान फिसलने लगी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर हिम्मत करते हुए बोला, हमें तो ये आदमी यहाँ लेकर आया है, ये नीलम का भाई है। उसको लगा कि नीलम यहाँ कुछ गलत काम करती है। राकेश ने सारा गुनाह आदेश के माथे पर मढ़ दिया था। तभी आदेश भी डर के मारे राजेश सेठ की तरफ देखने लगा। अब राजेश सेठ गुस्से से लाल होकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, वाह, बेवा बहन जिंदा है कि मर गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए तुझे अभी समय मिला और आया है तो मन में ये शक लेकर आया है कि अगर बहन कुछ गलत काम करते हुए पकड़ी गई तो तुम उसे जान से मार देता, बराबर ना? राजेश सेठ ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा तो आदेश ने डर के मारे हाँ में सिर हिला दिया। राजेश सेठ के चेहरे पर आदेश के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी और वो आगे बोले, अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मालूम है, जब घर पर उसकी बेटी भूख से तड़प रही थी तब पहली बार वो मेरी डेयरी पर दूध मांगने के लिए आई थी। तभी उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था कि वो कितनी बेबस हो गई है। उसके पास दूध के पैसे देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। और तभी मैंने ठान लिया था कि मैं इस औरत को मदद जरूर करूंगा। मैंने उसे कह दिया, देख, भीख मांगने से अच्छा तू मेहनत करके पैसे कमा। अगर तू तैयार है तो मेरी बूढ़ी माँ को पैरालाइज का अटैक हुआ है, वो चल फिर नहीं सकती। उसकी देखभाल करने के लिए मेरे घर में कोई नहीं है। कुछ साल पहले ही मेरी बीवी का देहांत हो गया है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में बिजी है और ऐसे में मुझे एक ऐसे औरत की ज़रूरत थी जो कि मेरी माँ का अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखे। और नीलम ने सच में ये करके दिखाया। वो बराबर समय पर आकर मेरी माँ का ख्याल रखती है, उसे समय पर खाना खिलाती है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें देखती है, कुछ पल उसके साथ बिताती है। और जब शाम हो जाती है तब वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। इस काम के बदले में हर महीने मैं उसे कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन ये समाज ईमानदार और इज्जतदार औरतों को चैन से जीने नहीं देता है। इतना ही नहीं, वो तो उसके सिर पर पल्लू भी टिकने नहीं देता है। और इन लोगों ने नीलम के साथ भी यही किया। उसके ऊपर गलत गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए। उस बेचारी को अपनी बात रखने का प्रयास भी करने नहीं दिया। सारे मोहल्ले में सब लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए किसी ने मुझसे आकर पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन नीलम हर रोज़ मोहल्ले के लोगों से उस पर किए जाने वाले इल्ज़ामों की वजह से डर के मारे बहुत रोती थी। लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी और ऐसे में वो मेरे घर पर आना छोड़ भी नहीं सकती थी। राजेश सेठ की बातों से आदेश शर्म के मारे पानी पानी हो गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मोहल्ले के जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे और अब तक नीलम पर गलत आरोप लगाते हुए आ रहे थे, वो सब लोग राजेश सेठ की बातों से बहुत शर्मिंदा हो गए और नीलम अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी अचानक राजेश सेठ फिर से बोले, तुम लोगों ने एक अच्छी औरत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि नीलम का भाई भी यहाँ मौजूद है, तो मैं उसके सामने नीलम के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता हूँ। एक बेवा औरत को कम से कम कोई सहारा तो मिल जाएगा और साथ में मुझे और मेरी माँ को भी एक अच्छे औरत का साथ मिल जाएगा। राजेश सेठ की इन बातों को सुनते ही नीलम हैरान होकर राजेश सेठ की तरफ देखने लगी और इधर नीलम का भाई भी हैरान हो गया था। और राजेश सेठ एक अच्छा और इज्जतदार इंसान था। ऐसे में नीलम का भाई
इस रिश्ते से कैसे इनकार कर सकता था। वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और घर जाकर उसने वहाँ पर घटी हुई सारी बातें अपने पिताजी सुरेश जी को बता दी। उन्हें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। उल्टा वो बहुत खुश हो गए थे कि बेटी का संसार फिर से खिलने वाला है। राजेश सेठ और नीलम की शादी हो गई। अपने जीवन में अचानक से हुए इस बदलाव से नीलम बहुत हैरान हो गई थी। वो तो अपना फर्ज अदा कर रही थी, लेकिन अब राजेश सेठ के घर पर उसका समान हिस्सा था। उसे जीवन ने बुरे दिन तो दिखाए थे, लेकिन अब अच्छे दिन उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई और बहनों, नीलम ने राजेश सेठ के साथ शादी करके सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पे सेट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको तुरंत जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।